हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन। आज हम एम्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से वर्क एंड एनर्जी के कंसेप्ट्स के बारे में और इंसाइट्स हमको मिलेगी और आप ये देखोगे कि वर्क एंड एनर्जी के कंसेप्ट का यूज़ करके इस तरह के जो मैकेनिकल सिस्टम है इसको हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं न्यूटन्स लॉस का इस्तेमाल करके इस सिस्टम को एनालाइज करूं तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क बन जाएगा और आप देखोगे कि बहुत गहराई से आपको फिजिक्स समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि मोशन किस तरीके से हो रहा है और उसके बाद भी ये आसान नहीं रहेगा, है ना। तो आइए देखते हैं कि वर्क एंड एनर्जी के कंसेप्ट्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं और किस तरीके से वो आपकी हेल्प करते हैं इस तरह के सिस्टम को एनालाइज करने में, है ना। ओके, तो सिस्टम क्या है? ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम है ना। यहाँ पे ये दोनों ब्लॉक हैं और इस तरीके से ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ना। एक ब्लॉक ये हैंगिंग है और एक के नीचे सपोर्ट है ना। ये एक किसी सरफेस पे है, यानी जो ब्लॉक ए है वो वेल सपोर्टेड है और ब्लॉक बी हैंगिंग है ना। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पे ये स्प्रिंग लगी हुई है और ये वॉल से स्प्रिंग लगी हुई है। ठीक, तो ये आपका मैकेनिकल सिस्टम है। अभी आपने क्या कर रखा है कि सिस्टम को रिलीज नहीं किया, यानी इसी स्थिति को होल्ड कर रखा है आपने। होल्ड कैसे करेंगे? ये जो बी ब्लॉक है इसके नीचे आपने सपोज कीजिए कोई सपोर्ट लगा रखा है ना, या तो आपने अपने हाथ से बी ब्लॉक के नीचे सपोर्ट दे रखा है ना। अभी आपने उसको रिलीज नहीं किया। रिलीज करने के लिए क्या करोगे? जैसे ही आपने अपना सपोर्ट हटा दिया तो ये सिस्टम रिलीज हो जाएगा और जो बी ब्लॉक है उसको अर्थ पुल करने लग जाएगी और ये सिस्टम मोशन में आ जाएगा, है ना। ओके, तो ये मतलब होता है रिलीज करने का, है ना। अभी हमने इस सिस्टम को होल्ड पे रखा हुआ है और जैसे ही आप इसको रिलीज कर दोगे तो इस सिस्टम में मोशन आ जाएगा, है ना। मोशन किस वजह से आएगा? आप देखो कि जो ब्लॉक ए है वो तो सपोर्टेड है ना, तो ये तो कहीं जा नहीं रहा, है ना। ये सिस्टम किसकी वजह से ड्राइव हो रहा है? बी ब्लॉक की वजह से, क्योंकि, है ना, जैसे ही हम इसको रिलीज करेंगे यानी इस पे बी ब्लॉक पे से सपोर्ट हटा देंगे तो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से बी ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा, है ना, और उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम मोशन में आ जाएगा, है ना। ओके, तो आपको ये बताना है कि जब ये बी ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, है ना, ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगा और इसकी वजह से ये स्प्रिंग आगे की तरफ खींचेगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है कि ये स्प्रिंग आगे की तरफ खींचेगी। तो आपको क्या बताना है कि इस स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा? एक्स एम। एम का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम है ना। कितना ये स्प्रिंग अपनी नॉर्मल पोजीशन से कितना मैक्सिमम स्ट्रेच होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, है ना। ओके, क्वेश्चन को पढ़ के देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्लॉक ए का मास m है और ब्लॉक बी का मास 2m है ना, है ना। यहाँ पे देखो ब्लॉक ए का मास आपको m दे रखा है और ये जो ब्लॉक बी है जो हैंगिंग है इसका मास 2m आपको दे रखा है ना। स्प्रिंग का कांस्टेंट आपको k दे रखा है, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको दे रखी है और जैसे ही हमने इस सिस्टम को रिलीज किया बी नीचे की तरफ आने लगेगा और ये स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगेगी, आगे की तरफ ये एक्सटेंड होने लगेगी। तो कितना मैक्सिमम इसमें एक्सटेंशन आएगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड, है ना। शुरुआत में स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में थी, उसमें कोई स्ट्रेच नहीं था और जैसे ही हमने सिस्टम को रिलीज किया उसके अंदर स्ट्रेच आने लग जाएगा, है ना, वो खींचने लग जाएगी और हमसे यही चीज पूछी गई है कि द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग एक्स एम, है ना। एक्स एम यानी मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, एम का मतलब यहाँ मैक्सिमम है ना। ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। ओके, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि सिस्टम, इस मैकेनिकल सिस्टम को रिलीज करने के बाद स्प्रिंग के अंदर कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा। एम का मतलब यहाँ मैक्सिमम है ना। इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे, ठीक है ना। ये एम्स के अंदर ये वाला जो सवाल है ये चीज आपसे पूछी गई, ठीक है। और भी कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं इस क्वेश्चन के बारे में। और हमसे क्या पूछा जा सकता है? आप देखो ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली जो स्थिति होगी, जब स्प्रिंग अपनी मैक्सिमम एक्सटेंशन की स्थिति में आ जाएगी, है ना,
ये वाली जो स्थिति है एट XM, जब स्प्रिंग अपनी मैक्सिमम स्थिति में होगी तो B जो ब्लॉक है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, है ना, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आप देखो जब स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा उस वक्त बी के अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा, यह भी हमसे पूछा जा सकता है ना। ये सवाल तो इजी है, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है ना, कितना एक्सेलरेशन आएगा बी में, है ना, तो ये क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि और भी चीजें अच्छे लेवल पे पूछी जा सकती हैं कि कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी, है ना। ये जो है ना, जब हम इस सिस्टम को रिलीज कर देंगे तो इस मोशन के दौरान कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी आ सकती है ना। इस सिचुएशन के दौरान जैसे आप इसको रिलीज करोगे तो एक टाइम आएगा जब बी ब्लॉक की स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी, है ना, तो वो स्पीड कितनी ज्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू हमसे पूछी जा सकती है, ठीक है। तो कितनी मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, है ना, ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि, है ना, मैक्सिमम जो स्पीड आएगी, है ना, जब मैक्सिमम स्पीड आएगी, है ना, उस वक्त स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन आएगा, है ना, उस वक्त स्प्रिंग के अंदर कितना एक्सटेंशन होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जब मैक्सिमम स्पीड होगी उस वक्त बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आप देखो कि ये सारे क्वेश्चन भी हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि इस पूरे मैकेनिकल सिस्टम को, इसके पूरे मोशन को ढंग से एनालाइज करना है, इसके बारे में ये सारी चीज़ें पता करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना। और जब आपको पूरी फिजिक्स आती है तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा, आप हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद हम इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर हमको और अच्छे तरीके से आ जाएगा, ओके, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम एनालाइज करेंगे, ओके, है ना। सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स के कंसेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। है ना, स्प्रिंग देखो कैसे काम करती है। सपोज कीजिए ये एक स्प्रिंग लगा देते हैं यहां पे और यहां से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, सपोज कीजिए, है ना, एम मास का एक ब्लॉक बंधा हुआ है। स्प्रिंग को तो आइडियल स्प्रिंग को मासलेस मानते हैं, है ना, और इसलिए यहां पे एक मास लगाया गया है ब्लॉक का, है ना, क्योंकि अगर ये ब्लॉक का एम मास नहीं लगाएंगे तो इसके अंदर वो मोशन नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। स्प्रिंग को तो हम आइडियल स्प्रिंग को मासलेस मानते हैं, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं कि ये जो स्प्रिंग है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है के, है ना, और अभी ये नेचुरल लेंथ में है अपनी। नेचुरल लेंथ का मतलब होता है कि अभी ना तो उसमें एक्सटेंशन है स्प्रिंग के अंदर और ना ही उसमें कोई कंप्रेशन है ना। ये स्प्रिंग अभी अपनी नेचुरल लेंथ में है ना। इसकी नेचुरल लेंथ सपोज कीजिए L0 अपन मान लेते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जैसे ही अगर हम इस स्प्रिंग को खींचते हैं, है ना, इस ब्लॉक को जैसे ही आप खींचोगे आगे तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच होके थोड़ी और आगे आ जाएगी, है ना। सपोज कीजिए इसके अंदर डेल्टा एक्स एक्सटेंशन आ जाता है। आपने इस ब्लॉक को खींच के इसको स्प्रिंग को आगे की तरफ खींच दिया है, स्ट्रेच कर दिया है ना, ओके। अब हमको अपने कॉमन एक्सपीरियंस से मालूम है ना, ये एक्सपीरियंस हमको है कि जैसे ही हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा हो जाती है, वो हमको वापस खींचने की कोशिश करती है ना। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम सभी को है। यानी जैसे ही आपने इस ब्लॉक इस स्प्रिंग को खींचा तो एक फोर्स डेवलप हो जाती है यहाँ पे, है ना। आप देखोगे कि एक फोर्स डेवलप हो जाती है जो कि हमको वापस खींच रही है इस तरफ, है ना। ये फोर्स क्या है? ये अपने आप को स्प्रिंग को रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है कि उसी नेचुरल पोजीशन में आ जाइए वापस, है ना। और ये आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही है और जितना ज़्यादा हम इसको खींचेंगे उतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी ये फोर्स। ये भी हमको मालूम है ना।
जितना ज़्यादा आप उसको खींचोगे उतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा कि स्प्रिंग फोर्स है ना, एक स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाती है जैसे ही उसको खींचा जाता है ना। या तो आप उसको खींचो या उसको कंप्रेस करें, दोनों ही केसेस में एक फोर्स डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, ये स्प्रिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होती है कि आपने इसको कितना खींचा है ना। यहां पे अगर मैं यहां पे x इक्वल टू 0 मान लूं, ये जो इसकी नेचुरल पोजीशन है ना, यहां पे x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आपने उसको डेल्टा x इधर की तरफ खींचा है ना, तो कितना आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है उतनी ज़्यादा फोर्स हो जाती है ना। या आप इसको कंप्रेस करो, आगे की तरफ इसको मैं प्रेस कर दूं तो भी स्प्रिंग में कंप्रेशन आ जाएगा और तो भी आप उस फोर्स को फील करोगे। ये हम सबको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि स्प्रिंग को जैसे ही कंप्रेस करते हैं तो एक फोर्स का सामना करना पड़ता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और जितना आप उसको दबाओगे उतनी ज़्यादा आपको ताकत लगानी पड़ेगी, यानी उस तरफ से उतनी ही फोर्स आ रही है ना। तो एक बात क्लियर है कि स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आपने उसको अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे पीछे डिस्प्लेस किया है ना। या तो आपने उसको स्ट्रेच किया है होगा या उसको कंप्रेस किया होगा, है ना। ये कॉमन एक्सपीरियंस है, कोई भी इस फिजिकल लॉ को समझ सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है ना। यानी कि आप देखो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, है ना। इसी चीज को हम कैसे लिखते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू ये जो आपका कितना आपने इसको वो किया है, स्ट्रेच किया है या कंप्रेस किया है। तो स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास K इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब अभी हमने फोर्स के नजरिए से इस चीज को देखा, इसी चीज को हम एनर्जी के नजरिए से देखते हैं, है ना। जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें और उस पर कोई चीज रख दें और तुरंत अगर उसको छोड़ दें तो क्या होगा, वो चीज उछल के आ जाएगी, है ना। यानी आपने देखा कि जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग थी उसके अंदर वर्क करने की क्षमता है ना। उसने मोशन प्रोड्यूस कर दिया, उसके ऊपर जो भी चीज रखी हुई थी उसने उसको उछाल दिया, यानी उसमें मोशन प्रोड्यूस करने की क्षमता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो स्प्रिंग थी, वो जो कंप्रेस्ड स्प्रिंग थी, उसमें कोई ना कोई एनर्जी है ना। उसी एनर्जी की वजह से जैसे ही आपने उसको रिलीज किया तो वो उस एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई, है ना। उसने वर्क कर दिया। ठीक है, या आप उसको है ना दोबारा बनाते हैं इसको, आप देखो, है ना, ये ब्लॉक है आपका, ठीक है ना। अगर मैं इस ब्लॉक को खींचता हूं, है ना, अगर मैं इस स्प्रिंग को यहां पे खींचता हूं डेल्टा एक्स से और इस ब्लॉक को आगे खींच के फिर छोड़ देता हूं तो क्या होगा, स्प्रिंग इस ब्लॉक को अपनी तरफ खींच लेगी वापस, है ना। इसका मोशन किस तरफ होने लग जाएगा, जैसे ही मैं इसको ब्लॉक को खींच करके छोड़ देता हूं तो क्या होगा, ये ब्लॉक, ये स्प्रिंग ब्लॉक को अपनी तरफ खींच लेगी वापस, है ना। यानी आपने देखा कि जो एक्सटेंडेड जो स्प्रिंग थी उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करने की क्षमता है ना, उसके अंदर वर्क करने की क्षमता है ना। यानी उस स्थिति में उस स्प्रिंग के अंदर कोई एनर्जी है ना। इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्प्रिंग की जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है इसकी वजह से है ना। ओके, तो इसी बात को हम एनर्जी के पर्सपेक्टिव से कह सकते हैं कि स्प्रिंग के अंदर, जब स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच आ जाता है या उसको आप कंप्रेस करते हो, है ना, या तो आप उसको कंप्रेस करो या उसको स्ट्रेच करो, तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ के, है ना, के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है और कितना आपने उसको स्ट्रेच किया है उसका स्क्वायर, ठीक है ना। या तो स्ट्रेच किया है आपने या उसको कंप्रेस किया है, तो ये एक्सप्रेशन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, है ना। तो है ना, हमने दोनों नजरिए से देखा है स्प्रिंग फोर्स को, है ना। स्प्रिंग के बारे में हमने देखा कि स्प्रिंग जो फोर्स है
उसका एक्सप्रेशन क्या है, के डेल्टा एक्स, है ना। और इस एक्सप्रेशन से हमको दिखाई दे रहा है कि जितना हमने इसको स्ट्रेच किया या जितना कंप्रेस किया उतनी ताकतवर हो जाएगी ये फोर्स, है ना। इस क्वेश्चन के लिए इस बात को समझना जरूरी है, इंट्यूटिव फीलिंग होनी चाहिए हर कंसेप्ट की, कि जितना हमने उसको स्ट्रेच किया है या जितना कंप्रेस किया है स्प्रिंग फोर्स उतनी ही ताकतवर बन जाएगी। और जितना ये कम होता जाएगा, यानी आपने जरा सा स्ट्रेच किया है तो स्प्रिंग फोर्स भी बहुत ही कम डेवलप होगी, है ना, उसकी स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, है ना। ओके, और हमने देखा कि जो स्प्रिंग में जब उसको हम स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ना। क्योंकि हमने देखा कि जब हम उस स्प्रिंग को रिलीज करते हैं तो उसमें वर्क करने की क्षमता है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गई है ना। उसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसका एक्सप्रेशन होता है हाफ के, और कितना आपने स्ट्रेच किया है उसका स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ ये, है ना। कई जगह एक्स लिखा रहता है लेकिन मेरे को डेल्टा एक्स लिखना ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आपने उसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है ना। ओके, तो ये स्प्रिंग फोर्स के बारे में है ना। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या था कि इस तरीके से हमारा जो मैकेनिकल सिस्टम है वो है ना। यहाँ पे ये स्प्रिंग है और ये ब्लॉक ए है और यहाँ पे ये पुली है और जो बी ब्लॉक है वो इस तरीके से हैंगिंग है ना। तो अभी सिस्टम होल्ड पे है, अभी हमने इसको चलाना स्टार्ट नहीं किया। जैसे ही हम इसको रिलीज कर देंगे, यानी बी पे से सपोर्ट हटा देंगे, है ना, तो क्या होगा कि अर्थ की वजह से ये नीचे पुल होगा, अर्थ इस पे ग्रेविटी फोर्स लगाएगी और ये नीचे की तरफ आने लगेगा और उसकी वजह से ये पूरा सिस्टम मोशन में आ जाएगा, है ना। ओके, अब आपने देखा कि, है ना, तो शुरुआत में अभी जब पोजीशन सिचुएशन रेस्ट में है ना, जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था उस वक्त बी की स्पीड कितनी है ना। अभी जब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हमने इसको रिलीज नहीं किया, या जैसे ही रिलीज किया उसी वक्त, है ना, बिल्कुल स्टार्ट में बी की स्पीड कितनी होगी, क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो बी की स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, है ना। सब कुछ रुका हुआ है या जस्ट चलना चालू हुआ है तो उसी वक्त की स्पीड कितनी होगी, बिल्कुल स्टार्टिंग में 0 होगी, है ना। स्पीड धीरे धीरे बढ़ती है ना। जैसे इसमें एक्सेलरेशन आएगा ग्रेविटी की वजह से तो स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ती है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग की स्पीड कितनी है, 0 है। और क्योंकि ए ब्लॉक बी से कनेक्टेड है ना, तो ए की भी स्पीड कितनी है, क्योंकि ये भी अभी रुका हुआ ही है, 0 है ना, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है ये अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, यानी इसके अंदर कोई अभी स्ट्रेच नहीं आया है। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू अभी कितनी है, ये भी 0 है। जब इसमें कोई स्ट्रेच ही पैदा नहीं हुआ तो स्प्रिंग फोर्स भी अभी 0 है ना। यानी अभी आपने देखा कि सिर्फ एक ही फोर्स है जो इस पूरी चीज को खींच रही है। स्टार्टिंग में सिर्फ वही चीज है हमारे पास, वो क्या है, ये जो इस पे ग्रेविटी पुल लग रहा है, मास ऑफ ब्लॉक बी इंटू जी, ये जो mg लग रहा है सिर्फ अभी यही फोर्स है ना। स्प्रिंग फोर्स अभी 0 है क्योंकि ये अभी खींचना चालू ही नहीं हुआ इसमें, है ना। अभी जैसे हम इस सिस्टम को रिलीज कर देंगे तो क्या होगा, स्प्रिंग स्ट्रेच होने लगेगी और उसमें धीरे धीरे स्प्रिंग फोर्स डेवलप होने लग जाएगी, जो कि जितना स्ट्रेच आएगा उतनी ताकतवर बनती जाएगी, है ना। जितना जैसे जैसे उसका स्ट्रेच बढ़ता जाएगा स्प्रिंग फोर्स और ताकतवर होती जाएगी, है ना। ओके, ये चीज यहां तक हमने देख ली, है ना। अब आप मेरे को ये बताओ कि, है ना, ये जो सिस्टम है ना, ये आपका सिस्टम था, है ना। ये ए ब्लॉक है और ठीक है, ये आपका सिस्टम मैकेनिकल सिस्टम है ना। अब आप ये बताइए कि
है ना, ये जो बी ब्लॉक है अगर ये x दूरी से नीचे जाता है तो a कितने चलेगा, है ना, ठीक है। अगर ये बी ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे की तरफ आता है, नीचे ये उतरता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा, तो मान लीजिए ये x दूरी नीचे आता है तो a कितना चलेगा, a आगे की तरफ खींच के चलेगा, है ना, तो कितना चलेगा, है ना। कॉमन सेंस की बात है क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हुए हैं, तो जितना b नीचे जा रहा है उतना ही a भी आगे चलेगा, है ना, और जितना a आगे चलेगा उतना ही इस स्प्रिंग के अंदर स्ट्रेच आएगा। ये सारी चीजें कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं क्योंकि ये पूरा सिस्टम बंधा हुआ है आपस में, है ना, यानी कनेक्टेड है। तो जितना बी नीचे आएगा उतना ही ए आगे जाएगा और उतना ही इसमें स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, है ना। ये बात क्लियर है, ओके, है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि स्प्रिंग में कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा, है ना। यहां पे अब एक खास चीज है, ठीक है ना, ये जो स्प्रिंग है ये स्ट्रेच होती जा रही है ना, और ये बी ब्लॉक है आपका, है ना। अब आप ये बताओ कि, है ना, आपसे क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में कि इस स्प्रिंग के अंदर कितना मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा, है ना। तो वो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली स्थिति आएगी, जब इस स्प्रिंग के अंदर वो मैक्सिमम एक्सटेंशन वाली स्थिति आएगी, उस वक्त आप ये बताओ कि बी का जो वेलोसिटी है, स्पीड है, इस ब्लॉक की स्पीड कितनी हो जाएगी उस वक्त, ये आपको बताना है। अभी हमने देखा कॉमन सेंस से कि बी जितना नीचे आ रहा है स्प्रिंग भी उतना ही एक्सटेंड होगी, है ना। कॉमन सेंस की बात है क्योंकि ये सब कुछ आपस में बंधा हुआ है ना। तो अब आपको बताना है कि जब ये स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा, है ना, जब ये जो स्प्रिंग है मैक्सिमम एक्सटेंड हो जाएगी, यहां से सपोज कीजिए इतना खिंच गई है XM, ये आपको निकालना है कि कितना स्प्रिंग खिंच गई। तो आपको ये बताना है कि उस वक्त बी की वेलोसिटी या बी की स्पीड कितनी होगी, है ना। ये थोड़ा आप सोच के बताओ क्योंकि ये एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पे। अगर ये आपने सही पता लगा लिया तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ओके। आई होप कि आपने सही पता लगा लिया होगा, है ना, है ना। इसको इंट्यूटिवली सोचो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो ये स्प्रिंग कैसे एक्सटेंड हो रही है, जैसे जैसे बी ब्लॉक नीचे आता जा रहा है स्प्रिंग खिंचती जा रही है, और अभी हमने देखा जितना बी नीचे आएगा स्प्रिंग भी उतना ही खिंचेगी आगे, है ना। ये सब चीज क्लियर है। यानी जब इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा, इसका मतलब जो बी ब्लॉक है वो नीचे और जाना रुक गया, है ना, तभी तो वो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया उसका। क्योंकि अगर ये बी नीचे जाता ही जाएगा तो ये और आगे खिंचता जाएगा, है ना। यानी बी जितना नीचे जा सकता है ना, आपको ये देखना है कि बी नीचे कितना जा सकता है, और कब तक बी नीचे जाता रहेगा, जब तक उसके अंदर स्पीड होगी। जब तक बी, देखो जब तक बी के पास स्पीड है वो नीचे जाता जाएगा, है ना। किसी भी चीज की स्पीड को रोकने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। बिना फोर्स लगाए आप चलती हुई चीजों को नहीं रोक सकते, यानी कोई ना कोई फोर्स है जो इसको रोकेगी, है ना। लेकिन जब तक इसके पास स्पीड है ये चलता जाएगा, और चलता जाएगा तो नीचे आता जाएगा, और नीचे आता जाएगा तो स्प्रिंग भी एक्सटेंड होती जाएगी, है ना। और ये नीचे कब तक आएगा ये पता लगाना है कि ये नीचे कब तक आएगा, जब तक इसके पास स्पीड है। यानी जब बी अपनी सबसे नीचे आ जाएगा जितना ये आ सकता है, तो उस वक्त इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जब स्पीड ही 0 हो गई, जब इसके पास स्पीड ही नहीं रही, तो अब ये थोड़ी आगे जा सकता है ना। और उस वक्त स्प्रिंग का एक्सटेंशन मैक्सिमम हो जाएगा, है ना।
अब सवाल ये है कि बी को, इस स्पीड को रोक कौन रहा है ना। ये भी आप थोड़ा सोच के देखो कि कौन रोक रहा है बी को, है ना। किसने बी की स्पीड को जीरो कर दिया, ये सोचने वाली बात है कि किसने आखिर इसको जीरो कर दिया, है ना। ये भी आप थोड़ा सोच के देखो कि कौन इसको रोक रहा है ना। बी की स्पीड को आखिर नीचे, ये जितना नीचे आएगा, है ना, धीरे धीरे आता जाएगा और एक टाइम पे इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। तो आखिर इसकी स्पीड जीरो कैसे हो गई, है ना, कौन रोक रहा है इसको, ठीक है। ओके, थोड़ा सोच के देखो। है ना। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी आपने देखा था कि स्प्रिंग को जितना हम खींचते हैं, स्प्रिंग की फोर्स उतनी ताकतवर बनती जाती है। यानी आप इसको खींचते जा रहे हो तो ये स्प्रिंग की फोर्स ताकतवर बनती जा रही है और पावरफुल बनती जा रही है। यानी एक टाइम आएगा जब ये जो ग्रेविटी फोर्स लग रही है इससे भी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। और स्प्रिंग को जब आप इधर इधर की तरफ खींच रहे हो तो स्प्रिंग का जो फोर्स है वो आप इस पूरे सिस्टम को कहाँ पे खींचेगी, अपनी तरफ खींचेगी ना, इस तरफ। स्प्रिंग की फोर्स इस तरफ लगेगी। आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो तो स्प्रिंग की फोर्स कहाँ पे लग रही है, इस तरफ लग रही है, क्योंकि वो अपने आप को वापस उसी स्थिति में लाना चाहती है, रिलैक्स्ड स्टेट में लाना चाहती है ना, अपने आप को रिस्टोर करना चाहती है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे इसका स्प्रिंग का एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग की फोर्स ताकतवर बनती जाएगी और ये एक टाइम आएगा जब ग्रेविटी जो पुल है यहाँ पे, ये जो mg फोर्स लग रही है इससे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और पूरे सिस्टम को ये अपनी तरफ खींचेगी, है ना। तो यानी ये जो बी की जो अंदर जो स्पीड है ना, इसको, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो अब की बार ऊपर की तरफ हो जाएगी तो अपोजिट दिशा में एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये एक्सेलरेशन इस स्पीड को खत्म करता जाएगा, है ना, खत्म करता जाएगा और एक टाइम आएगा जब बी की स्पीड जीरो हो जाएगी, है ना। लेकिन अभी भी फोर्स लग रही है ऊपर, ठीक है ना। तो उस मोमेंट पे बी की स्पीड जब जीरो हो जाएगी उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्प्रिंग है मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगी, है ना। इससे ज़्यादा और स्ट्रेच क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बी अब उससे नीचे नहीं जाएगा, है ना। अब उससे नीचे नहीं जाएगा क्योंकि स्पीड जीरो हो गई। जितना इसको नीचे आना था आ गया, है ना। जितना ये मैक्सिमम स्ट्रेच स्प्रिंग होनी थी हो चुकी, है ना। इससे ज़्यादा ये नीचे जाएगा नहीं, उससे ज़्यादा वो स्ट्रेच अब होगी नहीं, है ना। बी की स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। लेकिन ये अभी यहाँ पे रुकेगा नहीं। और रुकेगा क्यों नहीं, क्योंकि जो स्प्रिंग फोर्स है वो काफ़ी पावरफुल है, अब वो इसको ऊपर खींचेगी, ठीक है ना। ओके, ग्रेविटी से भी वो फोर्स ज़्यादा हो गई है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो बी ब्लॉक का जैसे ही स्पीड जीरो होगी ये वापस ऊपर चला जाएगा। लेकिन हम उस मोमेंट की बात कर रहे हैं, उस क्षण की बात कर रहे हैं जब बी की स्पीड जीरो हो जाएगी और उसी वक्त स्प्रिंग के अंदर सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा, है ना, ठीक है। ओके, अभी हम इसकी फिजिक्स को और देखेंगे डिटेल से, है ना, तब ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ओके, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली कि, है ना, एक चीज़ हमने पता लगा ली कि जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा उस वक्त बी की स्पीड जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो ब्लॉक ए है वो बी से कनेक्टेड है तो उसकी भी स्पीड जीरो हो जाएगी, है ना, उसकी स्पीड भी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि जो इस क्वेश्चन में जो हमारी दो स्थिति हैं, जहां से हमने चालू किया और जहां तक हमको जाना है ना, आपने चालू कहां से किया था, आपने चालू किया था जब स्प्रिंग अपनी रिलैक्स्ड स्टेट में थी, यानी उसकी जो नेचुरल लेंथ थी स्प्रिंग उतना थी और उसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन नहीं था, है ना, उसके अंदर जीरो एक्सटेंशन था। और इस वक्त आप हमको ये भी मालूम है कि जो स्पीड थी ब्लॉक ए की इनिशियली जीरो थी और जो ब्लॉक बी है उसकी स्पीड भी जीरो थी। यह हमारी शुरुआत में स्थिति थी, है ना। यहाँ से हम कहाँ पे गए, यहाँ से जो हमारी स्टेट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या हो जाएगा कि स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन है वो मैक्सिमम हो गया,
है ना, यानी उसके अंदर ये यहां से लेके यहां तक सपोज कीजिए ये मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया, उसके अंदर इतना स्प्रिंग खिंच गई है ना, ये मैक्सिमम स्ट्रेच आ गया। और इस मैक्सिमम जो स्ट्रेच आ रहा है स्प्रिंग के अंदर, इस वक्त भी स्थिति क्या है, ब्लॉक बी की स्पीड 0 है और ब्लॉक ए की भी स्पीड 0 है, ठीक है ना। तो जो जहां से आपने चालू किया था है ना, वहां उस वक्त भी दोनों ब्लॉक की स्पीड 0 थी, और जो आपसे क्वेश्चन में जो स्थिति पूछी गई है कि स्प्रिंग की जो मैक्सिमम इसमें स्ट्रेच आ जाएगा, उस वक्त भी आपने देखा कि दोनों ब्लॉक्स की स्पीड 0 है ना। अब हम आसानी से इन दोनों पे वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। ओके, उससे पहले एक और चीज हम देखते हैं कि है ना, इस क्वेश्चन में जो सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम के अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन की वजह से आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो आपकी कोई एनर्जी खत्म नहीं होगी, ठीक है। और इस सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रही है ना, कोई भी ऐसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही जिसकी वजह से उस सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा या कम हो। ऐसी कोई बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है ना, जो भी हो रहा है सिस्टम में आपस में हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी है ना, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है भी है ना, देखो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो होती है, जैसे कि ब्लॉक ए पे भी कोई ग्रेविटी फोर्स लग रही है, वॉल भी है ना। लेकिन ये जो इस तरह की एक्सटर्नल फोर्स है, इनकी वजह से कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है ना, कोई वर्क नहीं हो रहा है इनकी वजह से। इस सिस्टम को चलाने में ऐसी फोर्सेस का कोई योगदान नहीं है ना। आप देखो कि है ना, ये जो सिस्टम है ना, ये जो देखो ये काफी आगे आ गया, ये जो सिस्टम है ना, इसमें जैसे ए ब्लॉक है, इस पर कोई ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, इसका कोई योगदान नहीं है इसको चलाने में, सिस्टम को। ये जो फोर्सेस है कोई वर्क नहीं कर रही है ना, इनकी वजह से सिस्टम की एनर्जी ना कम हो सकती है ना ज़्यादा हो सकती है। ये हमारे यहाँ पे कोई काम के नहीं है एनालाइज करने के लिए, है ना। ये जो वॉल, इस पर क्या फोर्स लगा रही है, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कोई वर्क नहीं कर रही ये फोर्सेस, ठीक है ना। तो है ना, हमने देखा कि जो या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, और जो है उनकी वजह से कोई वर्क नहीं हो रहा है, उनका एनर्जी कोई एक्सचेंज नहीं है, इस सिस्टम को चलाने में उनका कोई योगदान नहीं है ना। और फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, यानी कि इस सिस्टम की एनर्जी को कम या ज़्यादा करने वाला कोई नहीं है ना। यानी कि हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि हमने यहां पे देख लिया कि उस सिस्टम की एनर्जी को कम या ज्यादा करने वाली कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है ना। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ना, मैकेनिकल एनर्जी कह सकते हैं, सिंपली एनर्जी है ना। इस एक्सप्रेशन को है ना तीन तरीके से मैं यहां पे आप लिख सकते हैं, है ना। पहला तरीका क्या लिख सकते हो आप इसको, कि सिस्टम की जो भी आपका सिस्टम है ना, उसकी एनर्जी चेंज ही नहीं हुई, यानी जो पहली स्थिति में उसकी एनर्जी थी वही एनर्जी उसकी बाद वाली स्थिति में होगी। यानी आप ये लिख सकते हो कि एनर्जी पहली स्थिति में जो उसकी एनर्जी है वही एनर्जी
बाद वाली स्थिति में होगी, है ना। जो पहले जितनी एनर्जी थी उतनी बाद में होगी, है ना। इसमें कोई चेंज नहीं है। इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं कि नो चेंज इन एनर्जी, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी फाइनल माइनस इनिशियल जो एनर्जी है सिस्टम की वो 0 है, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, है ना। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसकी एनर्जी में कोई चेंज ही नहीं आया, तो चेंज इन एनर्जी इज 0। या फिर हम इसको, इस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब वो जो सिस्टम है, आपका जो सिस्टम है उसके कई पार्ट्स होते हैं, है ना, वो पूरा मिला करके एक सिस्टम है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पार्ट की एनर्जी बढ़ गई हो, लेकिन क्या होगा कि दूसरे किसी पार्ट की एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो जिसकी एनर्जी कम होगी, एक तरफ से कम हो रही है तो दूसरी तरफ बढ़ रही है, लेकिन टोटल जो एनर्जी है उसकी वो कितनी है, टोटल जो एनर्जी चेंज है वो 0 है ना। यानी उसकी जो एनर्जी पहले थी वही बाद में है, नेट उसके अंदर कोई एनर्जी चेंज नहीं हो रही। लेकिन ऐसा हो सकता है कि उस एनर्जी, जो उस सिस्टम के अंदर कई पार्ट्स हो सकते हैं, तो किसी पार्ट की एनर्जी बढ़ रही है तो किसी की कम हो रही है ना। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि, है ना, कहीं पे अगर एनर्जी का लॉस होता है, जितना उस सिस्टम में एनर्जी लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम के अंदर गेन भी हो रहा है, तभी तो नेट जो चेंज है वो 0 होगा, है ना। यानी उस सिस्टम में कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर उसकी एनर्जी कम होती है तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह एनर्जी बढ़ेगी भी, है ना। तो दोनों मिला के नेट चेंज 0 हो जाएगा, है ना। तो इस तीनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करेंगे, ये दोनों तरीके से मैं आपको अप्लाई करके इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। ओके, है ना। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको यूज करके अब आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब आपको क्या देखना है ना, एनर्जी की जब आप इक्वेशन लगाओगे तो एक बार फिर से देख लेते हैं सिस्टम को। आपका जो सिस्टम है वो क्या है ना। ये इस तरीके से स्प्रिंग है, ये ब्लॉक ए है ना, और ये पुली है, ठीक है, और ये आपका ब्लॉक बी है। तो इस सिस्टम में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, है ना। एक तो आपके पास ये स्प्रिंग है ना, तो आपके एक तो ये स्प्रिंग हो गई, प्लस एक आपका ये ब्लॉक ए हो गया, ब्लॉक ए, और एक आपका ये ब्लॉक बी हो गया, ब्लॉक बी, ठीक है ना। आप देखोगे कि इन तीनों, ये जो ऑब्जेक्ट है, इन तीनों की जो एनर्जी है वो हमेशा टोटल रहेगी, वही रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, है ना। इनकी एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर किसी की एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ती है तो किसी की कम हो जाएगी, है ना। तो नेट जो चेंज है वो 0 है ना। ओके, अब आपने देखा कि ये 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास सिस्टम में, किसी की एनर्जी कम होगी तो किसी की बढ़ जाएगी, है ना। ये इस तरीके से आपको अप्लाई करना होता है। ओके, अब हमने ये देखा था कि, है ना, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी होती है। स्प्रिंग के अंदर हमने स्प्रिंग के अंदर देखा था कि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी लिखी जाती है वो क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको मैं व्हाइट से, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और इसका एक्सप्रेशन भी आपको मालूम है कितना होता है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी आपको मालूम है, हाफ के स्प्रिंग कांस्टेंट और कितना उसके अंदर स्ट्रेच आया है, ये होता है, ठीक है ना। ठीक है, ब्लॉक ए की एनर्जी, ब्लॉक ए के अंदर कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है ना। देखो, ब्लॉक ए के अंदर एनर्जी हो सकती है, या तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी और इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, कि दोनों एनर्जी मिलाकर के ब्लॉक ए की एनर्जी हो जाएगी। ब्लॉक बी के अंदर कौन सी एनर्जी हो सकती है, ब्लॉक बी के अंदर भी 2 तरह की एनर्जी हो सकती है, या तो इसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी
या इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों मिलाकर के ब्लॉक बी की एनर्जी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपके जो सिस्टम है उसमें ये तीनों चीज़ें हैं और उनकी एनर्जी इस तरीके से लिखी जाती है ना। स्प्रिंग की एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, उसका एक्सप्रेशन हमको मालूम है। ब्लॉक ए के अंदर दो तरह की एनर्जी होंगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ब्लॉक बी के पास भी दो तरह की एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब स्प्रिंग, इसका तो आपको एक्सप्रेशन मालूम है, इनका और देख लेते हैं, है ना। तो जो ब्लॉक है आपके पास, ब्लॉक ए और, है ना, एंड ब्लॉक बी, इन दोनों की एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है यह आपको आता है, हाफ मास, है ना, जो भी उस ब्लॉक का मास होगा और जो भी उसके अंदर स्पीड होगी, है ना। जिस स्थिति में आप उसकी एनर्जी लिख रहे हो, उस स्थिति में उस ब्लॉक के अंदर कितनी स्पीड है और उसका क्या मास है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाती है? जो भी उस ऑब्जेक्ट का मास होगा जी, और जितनी हाइट पे वो है ना। किसी एक हाइट को आप, है ना, 0 ले लेते हो और वहां से हाइट मेजर करते हैं, है ना। और जहां पे हम है ना, देखो पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट को अभी मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। किसी लेवल पे आप, है ना, यहां से मेजर करते हो, यहां पे 0 है लेवल, तो यहां से जितना आप ऊपर जाओगे, सपोज कीजिए ये h हाइट हो गई, तो यहां पे कितनी एनर्जी हो जाएगी? mgh। ये होता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी, है ना, एक मिनट देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं कि एक लेवल को डिफाइन करते हैं और, है ना, यहां से मेजर करना चालू करते हैं और इस लेवल पे हम पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान के चलते हैं, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे, तो यहां से आपने 0 मान के काम करना चालू किया और इसी लेवल पे जो हाइट है ना, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड का लेवल है तो हाइट कितनी है? 0 है ना। अब जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे, है ना, यानी आप जो अर्थ है, अर्थ से दूर जा रहे हो, ठीक है ना, तो आपके अंदर एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। कितनी एनर्जी स्टोर हो जाती है? सपोज कीजिए ये एक ब्लॉक है m मास का, है ना, जो कि h हाइट के ऊपर आपने इसको रख दिया, है ना। तो इसके अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये जो मास है इस ब्लॉक का मास g, और ये कितनी हाइट पे चला गया है? h। ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन होता है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जरूरी कंसेप्ट है वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? आप देखो, सपोज कीजिए ये मास थोड़ा नीचे आ जाता है इधर, है ना, अगर ये थोड़ा कम हाइट पे आ जाता है, यहां पे आ जाता है ना, तो ये जो इसकी नई हाइट बन गई, सपोज कीजिए h डैश हाइट बन गई, है ना, तो आपने देखा जो हाइट में कमी आ गई, है ना, इतनी हाइट में कमी आ गई इसकी, तो इतनी इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, है ना। अभी आपने देखा जब ये h हाइट पे था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh। अब ये यहां पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त हो जाएगी mgh डैश, है ना। तो कितनी कमी आ गई इसके अंदर, कितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई? फाइनल, है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई इसकी? पहले इतनी थी क्योंकि ज्यादा हाइट पे था, फिर नीचे आ गया, थोड़ी कम हाइट पे आ गया, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी? mgh डैश। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? mgh, है ना। तो आप देखो, अगर मैं mg कॉमन ले लेता हूं तो यहां पे कितना आ गया? h डैश माइनस h। यानी ये जो हाइट है, हाइट में जो अंतर है ना, ये इसको मैं डेल्टा h शो कर दूं अगर, तो ये आप देखो, ये आ गया आपका एक्सप्रेशन mg इंटू ये डेल्टा h,
है ना, और क्योंकि ये कमी को रिप्रेजेंट करता है तो ये माइनस डेल्टा एच, इतना कम हो गई उसकी पोटेंशियल एनर्जी, है ना। दोबारा से मैं आपको ये शो कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन हमने देखा अभी mgh होता है ना, लेकिन हमारे लिए जो काम का कंसेप्ट है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आप देखो यहाँ पे m तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, चेंज किस में आएगा? चेंज सिर्फ हाइट में आ सकता है ना। तो चेंज का एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे आप? mg और कितना हाइट में चेंज आ गया, ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ गया, इतनी ये वैल्यू है, इतनी कमी आ गई पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। अब ये ज़्यादा ऊंची हाइट पे चला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी उसकी, और अगर नीचे आ जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यानी ये माइनस में आ जाएगा, है ना। ओके, तो ये है जो चेंज वाला जो ये एक्सप्रेशन है, ये ज़्यादा काम का है ना। अभी जब हम इक्वेशन को यूज़ करेंगे तो वो आपको ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, है ना। ठीक है, तो है ना, आपने देखा कि जो ब्लॉक्स है उनके पास दो तरह की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अगर आप इसको चेंज के फॉर्म में लिखोगे तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई उसकी, और कितनी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, है ना। ये उसके अंदर उस ब्लॉक की टोटल एनर्जी कितनी चेंज हो गई वो आ जाएगा। है ना, और ये एनर्जी है उसकी। ओके, तो इस तरीके से आप, है ना, अब आप एनर्जी इक्वेशन लिख सकते हो उसकी, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, है ना। पहली स्थिति कौन सी थी? जब आपने उस सिस्टम को रिलीज किया, और बाद वाली स्थिति कौन सी थी? जब स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा, है ना। ये दोनों स्थिति अभी हमने देखी, है ना। ये दोनों स्थिति आपने देखी, ये वो वाली स्थिति है जब हमने उसको रिलीज किया था, इनिशियल वाली स्थिति है। तो दोनों ब्लॉक की स्पीड 0 थी और स्प्रिंग के अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं था, यानी इस वक्त स्प्रिंग की अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी, है ना, वो सब आपको निकालना है। जब कोई एक्सटेंशन ही नहीं हो रहा उसमें तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, है ना, ये आप निकाल लेना एक्सप्रेशन से। ठीक है, ये पहली वाली स्थिति है, और ये बाद वाली स्थिति है जब स्प्रिंग के अंदर इतना एक्सटेंशन आ गया है और दोनों ब्लॉक की स्पीड ये है ना। तो इस तरीके से आप अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करो और वहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में अब मैं इसका सॉल्यूशन कर देंगे, और जो दूसरे क्वेश्चन थे उनको भी हम एनालाइज करके आंसर उसका करेंगे। ठीक है, ओके। आइए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, है ना। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा, है ना, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करने के 3 तरीके हैं, है ना। ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में एक ही बात लिखी हुई है ना, लेकिन लिखने का अलग अलग तरीका है ना। पहला तरीका क्या है कि जो एनर्जी आपके पहले थी वही एनर्जी आपकी बाद में है ना। दोनों स्टेट में आपकी एनर्जी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसी बात को हम लिख सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0, उसमें कोई चेंज नहीं आया। या फिर हम लिख सकते हैं कि क्योंकि उस सिस्टम के अंदर कई ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी बढ़ रही है तो कहीं पे कम हो जाएगी, है ना, या जहाँ जितनी एनर्जी कम हुई है तो कहीं पे वो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो टोटल मिला के चेंज इन एनर्जी कितना हो जाएगा? अभी भी वो 0 रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों तरीके से हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम ये देखेंगे कि एनर्जी सिस्टम की कितनी गेन हो रही है, कहाँ पे गेन हो रही है और कहाँ पे लॉस हो रही है, दोनों को बराबर रख देंगे और उससे हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो हमारी जो सिस्टम में 3 चीज़ें थी, है ना, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक ए है और एक ब्लॉक बी है ना। पहली जो स्थिति थी स्प्रिंग की वो क्या है? सबसे पहले आपने देखा था जब हमने सिस्टम को जस्ट रिलीज किया था तो उस वक्त स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में थी, उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं था। जब उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं था तो उसके अंदर कितनी एनर्जी थी? इस वक्त स्प्रिंग के अंदर कितनी एनर्जी थी? नेचुरल स्टेट में स्प्रिंग है, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो इसकी एनर्जी इसमें कितनी है? 0 है ना। अब
फाइनल जो स्थिति है उसके अंदर हमने देखा कि स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया है ना, ये इतना एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग के अंदर। ये कितना एक्सटेंशन हमको दे रखा है कि ये मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया स्प्रिंग के अंदर, है ना। तो इस वक्त यानी स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इसका एक्सप्रेशन हमको निकालना आता है, कितना हो जाएगा, हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट और कितना इसमें एक्सटेंशन आया है, XM स्क्वायर, है ना। तो आपने देखा कि जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है स्प्रिंग जो है उसकी एनर्जी कितनी बढ़ गई, जीरो से लेके, पहले जीरो थी और बाद में इतनी बढ़ गई, है ना। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी का एक तरीके से क्या हो गया, ये गेन हो गया, इतनी एनर्जी गेन हो गई, ठीक है। अब हम, है ना, बी के बारे में देखते हैं, है ना। अब आप बी के अंदर देखो, बी ऑब्जेक्ट जो है इसके अंदर दो तरह की एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। हमको मालूम है कि इनिशियली जब सिस्टम जस्ट चलना स्टार्ट हुआ था उस वक्त बी की स्पीड कितनी थी, 0 थी, क्योंकि अभी अभी चलना स्टार्ट हुआ है ना। तो इनिशियली बी की स्पीड 0 थी और, है ना, तो बी की जो इनिशियल स्पीड थी वो 0 थी और फाइनली जब वो मैक्सिमम नीचे आ गया, है ना, मैक्सिमम इसमें कितना नीचे आ गया, ये जितना स्प्रिंग मैक्सिमम डिस्प्लेस हुई, है ना, जितना स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन आया है उतना ही तो ये ब्लॉक नीचे आया होगा। इसको वैसे ऐसा कहना चाहिए कि ब्लॉक जितना नीचे आया स्प्रिंग उतनी एक्सटेंड हुई है ना, क्योंकि ब्लॉक लेके जा रहा है चीज़ों को। तो ब्लॉक ये जो बी है ये जितना नीचे आया था इतना मैक्सिमम नीचे आया है और स्प्रिंग भी उतनी मैक्सिमम एक्सटेंड हुई है ना, है ना। तो आप देखो जब ब्लॉक अपनी मैक्सिमम जब नीचे आ जाएगा, है ना, इससे ज़्यादा और नीचे नहीं जा रहा, इससे ज़्यादा नीचे और क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि इस वक्त बी की स्पीड 0 हो जाती है ना। यानी इस स्थिति में भी बी की स्पीड 0 हो गई, क्योंकि इससे ज़्यादा अब वो और नीचे नहीं जा रहा, यानी उसकी स्पीड उस वक्त 0 हो जाती है ना। तो आपने देखा कि इनिशियली भी बी की स्पीड 0 थी और फाइनली भी इसकी स्पीड 0 थी। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया है ना। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आया है, आप देखो बी की जो हाइट है वो कितनी ड्रॉप हो गई, है ना। इतनी हाइट पे था पहले वो और उसकी हाइट कम होकर नीचे आ गया वो, यानी इतनी हाइट का ड्रॉप हो गया उसके अंदर। इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है, और कितनी कम हुई है ना, वो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। इस जो बी ब्लॉक है उसका मास कितना है, 2m है ना। इसका मास 2m है, यानी m, ये m हो गया, g, और कितनी हाइट ड्रॉप हुई है, xm, है ना। तो आपने देखा कि इतना जो एनर्जी का लॉस हो गया है, यानी बी की जो एनर्जी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी इतनी कम हो गई। तो एक ऑब्जेक्ट में तो आपने देखा कि उसकी एनर्जी इतनी लॉस हो गई, है ना। और एक तरफ हमने देखा कि एक हमारे सिस्टम की एक ऑब्जेक्ट की एनर्जी इतनी बढ़ गई है ना। तो इतना गेन हो गया है, इतना लॉस हो गया है। तो ये जो लॉस हुआ है वही चीज़ कहीं पे गेन हो गया है ना। जो एनर्जी यहाँ पे कम हो रही है कहीं ना कहीं वो सिस्टम में उतनी बढ़ गई है ना। तो आपको क्या करना है, बस गेन को लॉस के बराबर रखना है, ठीक है ना, और इससे आपकी इक्वेशन बन जाएगी, है ना। ए के बारे में मैंने कोई बात क्यों नहीं की, क्योंकि पहली बात तो इनिशियली भी ए की स्पीड 0 है और फाइनली भी इसकी स्पीड 0 है, क्योंकि ये तो जो इसकी स्पीड है वो बी के जैसी होगी। बी की भी स्पीड इनिशियली 0 थी और फाइनली भी 0 थी, तो ए की स्पीड भी इनिशियली 0 थी और फाइनली 0 है। तो ए की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। और क्योंकि ए की जो हाइट है, क्योंकि वो ए की लेवल पर रखा हुआ है हमेशा, इसलिए उसकी हाइट में भी कोई चेंज नहीं आया, यानी ए की पोटेंशियल एनर्जी में भी कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो ए की जो एनर्जी है वो ना तो कम हुई ना ज़्यादा हुई, है ना। इसलिए हमने ए के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ठीक है ना। सिर्फ चेंज कहाँ पे आया है, एक तो स्प्रिंग में आया है, स्प्रिंग की एनर्जी बढ़ गई है और ब्लॉक बी की एनर्जी कम हो गई है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। तो अब आपने क्या रख दिया कि, है ना, स्प्रिंग की एनर्जी
इतनी बढ़ गई है ना, और ये कितनी बड़ी होगी जितनी ब्लॉक बी की एनर्जी कम हो गई है 2mg, और कितनी हाइट ड्रॉप हो गई है xm, है ना। तो ये इक्वेशन आपकी बन गई है ना। ये लॉस, इतना लॉस हुआ था एनर्जी का, तो इतना यहाँ पे गेन हो गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं, है ना। कैसे निकालेंगे? एक xm से एक xm कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक xm रह गया, ठीक है। नीचे वाला जो 2 था वो ऊपर चला गया, तो कितना आ गया ये 4mg, और यहाँ पे जो k मल्टीप्लाई हो रहा था ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो यानी आपने निकाल लिया कि स्प्रिंग के अंदर जो मैक्सिमम एक्सटेंशन हुआ उसकी वैल्यू आपने निकाल ली, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, है ना। इसी चीज को हम, है ना, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं कि चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0, है ना। अब इस इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे, है ना। आपके सिस्टम में 3 चीजें हैं, तो एक तो हमने लिखा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग क्या एनर्जी के आगे डेल्टा लगा देते हैं, यानी स्प्रिंग की एनर्जी में कितना चेंज आया, है ना। दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारा कि ए की एनर्जी में कितना चेंज आया, ए की एनर्जी, है ना। और तीसरा ऑब्जेक्ट है आपका कि बी जो ब्लॉक है उसकी एनर्जी में कितना चेंज आया। ये तीनों चेंजेस मिला करके कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है ना। अब आप देखो स्प्रिंग की एनर्जी में कितना चेंज आया। इनिशियली उसकी एनर्जी 0 थी, और जब उसके अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाता है तो उसकी एनर्जी कितनी चेंज हो गई, इसकी स्प्रिंग में एनर्जी बढ़ गई +12 kxm², है ना। तो स्प्रिंग की एनर्जी में तो इतना चेंज आ गया, है ना, कि वो बढ़ गई है। और ए की एनर्जी में कितना चेंज आया, हमने देखा था कि ए की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, है ना। इसकी ना तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया और ना ही इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, यानी ए की एनर्जी में चेंज आया 0, है ना। अब बी की एनर्जी में कितना चेंज आया, बी की काइनेटिक एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि इनिशियली भी इसकी स्पीड 0 थी और मैक्सिमम एक्सटेंशन के टाइम पे उस वक्त भी इसकी एनर्जी 0 थी, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी में तो चेंज नहीं आया है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है, क्योंकि ये xm हाइट से ड्रॉप हो जाएगा, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। कितनी कम हो गई है, इसका चेंज जो है वो माइनस में आएगा, माइनस मास g, और कितनी हाइट ड्रॉप हुई है xm, है ना। तो इस तरीके से हम चेंज वाली इक्वेशन का यूज करके भी आप अपने सिस्टम के सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनकी एनर्जी में चेंज लिख सकते हो, और ये चेंज आ जाएगा 0 के बराबर। इससे भी वही इक्वेशन बन रही है और उसी तरीके से आंसर आ जाएगा। इधर हाफ के xm² हो गया, और ये जो माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 2mg xm, xm से xm कैंसिल हो गया, xm की वैल्यू आ गई 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4mg, और k नीचे आ गया, तो ये आ गया। इससे भी वही आंसर आया है ना। ओके, तो हमने निकाल लिया कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन आएगा स्प्रिंग में उसका आंसर आपने निकाल लिया 4mg/k। तो आपने देखा ये जिसको वर्क एनर्जी अप्लाई करना आता है उसके लिए सिर्फ ये एक लाइन लिखनी थी और यहाँ से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एक ही स्टेप लिखना था और फिर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो वर्क एनर्जी के कंसेप्ट इतने पावरफुल है कि इस सिस्टम को हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं और, है ना, ये आंसर आ जाएगा इसका, है ना। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। ओके, अब, है ना, तो ये चीज़ हमने निकाल ली है। ओके, अब हमको देखो क्या क्या चीज़ें देखनी है। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आया था स्प्रिंग में, है ना, इसकी वैल्यू हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, है ना। और जो कि हमने निकाल लिया, अभी अभी हमने निकाली है, वो कितने आ गया 4mg/k, ठीक है। अब हमको दूसरा क्या चीज़ निकालनी है कि जब ये मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा स्प्रिंग में, उस वक्त
बी जो ब्लॉक है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, है ना। ये भी हमने डिस्कशन के दौरान पता लगाया था कि मैक्सिमम एक्सटेंशन के दौरान यानी बी जितना नीचे जा सकता है उतना नीचे चला जाएगा और उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि उस वक्त उसकी स्पीड 0 हो जाएगी, है ना। तभी तो वो मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा, क्योंकि अगर उसमें और स्पीड अभी रहती तो वो और नीचे जाता और स्प्रिंग एक्सटेंड होती। लेकिन अब ये मान रहे हैं कि स्प्रिंग मैक्सिमम एक्सटेंड हो चुकी है, अब इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब बी ने आगे नीचे जाना बंद कर दिया है, यानी कि उस वक्त उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये इसका भी आंसर हमने निकाल लिया, है ना। तो ये 2 चीज़ें हमने निकाल ली, ठीक है ना। ओके, अब तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन ये था कि मैक्सिमम एक्सटेंशन पे बी का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये निकालना है ना। देखो, क्योंकि ए और बी दोनों बंधे हुए हैं, है ना, ए और बी दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो जो बी की स्पीड होगी वही ए की स्पीड होगी और जो बी का एक्सेलरेशन होगा वही ए का एक्सेलरेशन होगा, है ना। जो है ना बी की स्पीड होगी वही ए की स्पीड है और जो बी का एक्सेलरेशन है वही ए का एक्सेलरेशन है ना। ठीक है, अब हम ये चीज निकालते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि बी का एक्सेलरेशन कितना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्यूचर में ये आ सकता है। ठीक, ओके। तो अब आप देखो कि मैक्सिमम जो एक्सटेंशन है उस वक्त क्या स्थिति हो रही है ना। मैक्सिमम एक्सटेंशन के दौरान ये स्थिति है ना। आप देखो, स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है, इतना एक्सएम एक्सटेंशन आ गया है। तो स्प्रिंग जब एक्सटेंड हो जाती है तो उसके अंदर एक फोर्स लगती है, स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाती है ना। ये स्प्रिंग फोर्स इसको, इस सिस्टम को इस तरफ खींचना की कोशिश कर रही है ना, स्प्रिंग फोर्स, है ना। क्योंकि आपने इसको इधर से खींचा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर से लगने की कोशिश कर रही है। ठीक है, और ब्लॉक बी है, इस पे कितनी फोर्स लग रही है ग्रेविटी की, क्योंकि इसका मास 2m है तो इसकी फोर्स लग रही है 2mg। ठीक है ना। अब इस वक्त जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आया है स्प्रिंग के अंदर, इस वक्त स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको मालूम है कि स्प्रिंग फोर्स का एक्सप्रेशन होता है k डेल्टा x, है ना। कितना स्प्रिंग कांस्टेंट और कितना उसमें ये एक्सटेंशन आया है। तो आपने यहां से स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू निकाल ली, k इंटू कितना एक्सटेंशन आ रखा है xm, और xm की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी है? मैक्सिमम एक्सटेंशन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 4mg/k, यानी स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4mg। ठीक है ना। तो दोनों फोर्सेस की वैल्यू आ गई आपके, एक तरफ तो आप स्प्रिंग फोर्स 4mg से इसको इधर खींच रही है और एक जो ग्रेविटी जो फोर्स है वो नीचे 2mg से खींच रही है इसको, है ना। तो आप देखो कि ये जो सिस्टम है आपका ए, है ना, और ये इस तरीके से ये पुली से बंधा हुआ है, ये बी, ये सिस्टम है ना। थोड़ी देर के लिए हम इसको एक वो मान लेते हैं आपका सिस्टम, है ना। तो यहां पे आप देखो ए पे कितनी स्प्रिंग फोर्स लग रही है? 4mg, है ना। अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला कि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी है, 4mg। मैक्सिमम एक्सटेंशन की स्थिति में स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके निकाली 4mg। तो एक तरफ तो ए पे 4mg से उधर खींचा जा रहा है इस पूरे सिस्टम को, और एक तरफ यहां पे बी पे ग्रेविटी फोर्स लग रही है 2mg, है ना। ठीक है, तो अब आप देखो कि ज्यादा बड़ी फोर्स कौन सी है? स्प्रिंग फोर्स अब काफी ज्यादा हो चुकी है ना, क्योंकि मैक्सिमम एक्सटेंशन आ चुका है उसके अंदर, तो स्प्रिंग फोर्स काफी पावरफुल हो चुकी है और ये फोर्स अब इसको पूरे सिस्टम को इस तरफ खींच रही है। ठीक है ना। तो नेट फोर्स कितनी आ गई आपके पास? नेट फोर्स आपकी आ गई है ना
नेट फोर्स हो गई 4 mg। इतनी फोर्स इसको उधर ले जा रही है और इसका अपोज कर रही है ये वाली फोर्स, ग्रेविटी फोर्स -2 mg, इसलिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स आ गई आपके पास। अब इस नेट फोर्स को कितने मास को खींचना पड़ रहा है? ए का मास m है ना, और बी का मास 2m है। तो इस नेट फोर्स को कितने टोटल मास को खींचना पड़ रहा है? टोटल मास है ना, आप देखो टोटल मास कितना हो गया, m + 2m, यानी m + 2m है ना, इतना टोटल मास हो गया। और ये टोटल नेट फोर्स आ गई। ये टोटल मास कितना हो गया है ना, ये 3m हो गया। और ऊपर से हमारी वैल्यू क्या आ गई, 4 mg - 2 mg, यानी 2 mg/3m है ना। अब आप देखो m से m कैंसिल आउट हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3g है ना। नेट फोर्स किस तरफ ले जा रही है इसको, ऊपर की तरफ। तो b के ऊपर एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2/3g ऊपर की तरफ। जो b का एक्सेलरेशन है वही a का एक्सेलरेशन है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है ना। तो a और b दोनों का एक्सेलरेशन क्योंकि सेम है, आपस में कनेक्टेड है, और दोनों का एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया 2/3g। इतना एक्सेलरेशन से b ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो आपने ये इसका भी आंसर निकाल लिया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2/3 है ना, 2/3g। और कहाँ की तरफ जा रहा है ये, b ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि स्प्रिंग फोर्स काफ़ी पावरफुल हो चुकी है, वो पूरे सिस्टम को ऊपर लेके जा रही है, और एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया उसको। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है, ठीक है। ओके, अब हम जो 3 क्वेश्चन और रह रहे हैं अभी, है ना, थोड़ा सा और देख लो, है ना, पूरा कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तो और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम ये चीज़ निकालते हैं कि इस पूरे मोशन के दौरान मैक्सिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है। और मैक्सिमम स्पीड के दौरान जब मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी उस वक्त स्प्रिंग के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट, वो स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आ जाएगा, ये निकालना है आपको, है ना। और तीसरी चीज आपको निकालनी है कि जब मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी बी ब्लॉक की, उस वक्त बी का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ये चीजें आपको निकालनी है ना। देखो ये जो मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी इसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है, और वो जेई लेवल की कैलकुलेशन है ना, जो कि नीट में नहीं आएगी, है ना। मुझे नहीं लगता कि नीट में उस लेवल की कैलकुलेशन आएगी, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करते, है ना। अगर कोई करना चाहेगा तो कैसे करोगे, आपको सिर्फ एनर्जी बैलेंस करनी है ना। जो हमने कंसेप्ट सीखा है कि किस तरीके से एनर्जी को बैलेंस किया जाता है, एनर्जी को कंजर्व करना है, और उस इक्वेशन से आपके पास ये आ जाएगी, है ना, ठीक है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम इसको कभी और निकालेंगे, है ना, किसी और दिन निकालेंगे। हालांकि ये जेई लेवल की कैलकुलेशन है, इसलिए हम इस चीज़ को नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये सवाल ये वाला हम नहीं कर रहे हैं। ये दोनों आसान है और ये आ सकते हैं, है ना। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और ये आ सकते हैं, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये कि मैक्सिमम स्पीड पे स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा, और मैक्सिमम जब स्पीड हो जाएगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। इनको करके देखते हैं। ओके, अब आप ये देखो कि इस प्रक्रिया को समझते हैं क्या हो रहा है यहां पे। ये ए ब्लॉक था और ये बी ब्लॉक है ना। अभी आप देखो कि इनिशियली जब हमने इस सिस्टम को रिलीज किया था, है ना, जब आपने अब ये भी सिस्टम को रिलीज किया है तो स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन नहीं है, यानी इस वक्त स्प्रिंग की फोर्स कितनी है, 0 है। स्प्रिंग की फोर्स 0 है, स्प्रिंग अभी 0 फोर्स लगा रही है। लेकिन ग्रेविटी की फोर्स कितनी है, ब्लॉक बी का मास कितना है, 2m, तो ग्रेविटी की फोर्स तो लग रही है 2mg।
तो आपने देखा कि इनिशियली इस सिस्टम को नीचे ग्रेविटी की ये जो फोर्स है 2mg ये पुल कर रही है ना, और स्प्रिंग की कोई फोर्स नहीं है, ठीक है ना। इनिशियली बी की जो वेलोसिटी है या स्पीड है कितनी है, 0 है। अब आप देखो नेट फोर्स किधर है इस सिस्टम की, नीचे की तरफ है, नेट फोर्स नीचे की तरफ है ना, क्योंकि आप नीचे वाली फोर्स ज़्यादा है, अभी तो स्प्रिंग फोर्स तो 0 है, तो नेट फोर्स क्योंकि 0 है तो एसेलरेशन भी कहाँ पे होगा, नीचे की तरफ होगा। अब ये जो एसेलरेशन है इसकी वजह से v की जो स्पीड है वो बढ़ती जा रही है ना, क्योंकि जब आपके पास एसेलरेशन होता है तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ती जाती है आपकी, और स्पीड कब तक बढ़ती जाएगी, जब तक आपके पास एसेलरेशन होगा। एसेलरेशन जब तक आपके पास होगा स्पीड आपकी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो ब्लॉक बी की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। लेकिन आप दूसरी तरफ से देखो, जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा है स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ता जा रहा है और स्प्रिंग की फोर्स ताकतवर होती जा रही है ना, ताकतवर होती जा रही है। और एक टाइम आएगा जब स्प्रिंग की जो फोर्स है वो इस ग्रेविटी की फोर्स के बराबर हो जाएगी, है ना, ठीक है। तो उस वक्त क्या होगा, है ना। तो आपने स्टार्टिंग आपने कहां से की कि स्टार्टिंग में जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी वैल्यू थी 0, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स कितनी थी, अपोजिट दिशा में कितनी लग रही थी, 2mg लग रही थी। धीरे धीरे जैसे ब्लॉक नीचे आता जाएगा स्प्रिंग की फोर्स ताकतवर बनती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब स्प्रिंग की फोर्स 2mg हो जाएगी, यानी ग्रेविटी ये जो फोर्स है ना इसके बराबर हो जाएगी। आप देखो उधर से स्प्रिंग की फोर्स भी 2mg हो गई और इधर से ग्रेविटी की फोर्स भी 2mg हो गई, दोनों बराबर हो गई। यानी इस वक्त नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, इस वक्त नेट फोर्स 0 हो जाएगी, है ना। यानी यहां पे इस कंडीशन में नेट फोर्स 0 हो जाएगी, क्योंकि दोनों की ताकत बराबर हो गई, तो नेट फोर्स 0 हो गई। और नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या मालूम चल रहा है यहां से कि एसेलरेशन भी आपका इस वक्त 0 हो जाएगा, यह है बात। और जब एसेलरेशन 0 हो जाएगा तो आपकी जो वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी ना, ज्यादा होती जा रही थी, अब और नहीं बढ़ेगी, है ना। इस वक्त क्योंकि एसेलरेशन 0 हो गया तो आपकी जो वेलोसिटी स्पीड बढ़ती जा रही थी, अब वो और नहीं बढ़ेगी, यानी कि वो जितना बढ़नी थी बढ़ चुकी, यानी कि मैक्सिमम स्पीड हो चुकी, आपकी मैक्सिमम स्पीड आ गई। तो मैक्सिमम स्पीड आ गई, ये वो सिचुएशन है जब ये जो ब्लॉक है इनकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो मैक्सिमम जो स्पीड है ना, इसकी कंडीशन आपने निकाल ली, v max, दोनों की जो स्पीड है चाहे a हो या b हो, क्योंकि दोनों की स्पीड बराबर होगी। इन दोनों की स्पीड जब मैक्सिमम कब हो जाएगी, अभी हमने देखा जब स्प्रिंग फोर्स ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो जाएगी। ये जो स्प्रिंग फोर्स है ना, बराबर हो गई 2mg की। स्प्रिंग फोर्स आपकी ग्रेविटी फोर्स के बराबर हो जाएगी, क्योंकि उसमें इतना एक्सटेंशन आ गया कि उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि वो ग्रेविटी फोर्स के बराबर आ गई। और इस वक्त नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और नेट फोर्स 0 है, यानी कि एसेलरेशन भी 0 हो जाएगा। तो आपने देखा कि v max जब मैक्सिमम स्पीड आएगी उस वक्त एसेलरेशन 0 होगा। तो ये कंडीशन है ना। अब आपको समझ में आ रहा है ना। और यहां से आप देखो ये भी निकाल सकते हैं कि कितना स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ जाएगा। इस इक्वेशन से आप ये भी निकाल सकते हो कि उस वक्त, क्योंकि फोर्सेस बैलेंस हो गई, तो यहां से आपने निकाल लिया कि स्प्रिंग में उस वक्त कितना एक्सटेंशन आ जाएगा, 2mg अपॉन ये k नीचे आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर आपने निकाल लिए। पहला आंसर ये निकाल लिया और ये भी निकाल लिया आपने। और ये भी आपको मालूम चल गया कि v max कौन सी स्थिति पे होगा, है ना। तो इसके भी आंसर हमने निकाल लिए, ठीक है ना। ये कितना v max पे कितना स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ये अभी हमने निकाल लिया। 2mg अपॉन k,
ठीक है ना, और एसेलरेशन कितना हो जाएगा, ठीक है ना। जब मैक्सिमम स्पीड हो जाएगी, यानी अब आपकी स्पीड बढ़ना बंद हो गई, क्योंकि आपका एसेलरेशन उस वक्त जीरो हो गया, है ना। क्योंकि जब तक एसेलरेशन रहता है आपकी स्पीड बढ़ती जाती है, और जब एसेलरेशन जीरो हो गया यानी अब और नहीं बढ़ सकता, है ना, और स्पीड नहीं बढ़ सकती आपकी, तो उस वक्त आपका एसेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया। और ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो नेट फोर्स है उस वक्त वो जीरो है, यानी स्प्रिंग की जो फोर्स है वो इतनी ताकतवर बन जाएगी उस वक्त कि वो 2 mg फोर्स के बराबर हो जाएगी। ये सारे आंसर हमको मालूम चल गए। वी मैक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी, है ना, इसको भी हम निकाल सकते हैं, है ना। उसकी मैं इक्वेशन बना देता हूँ, या आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है ना, लेकिन हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वो जेई लेवल का है, ठीक है ना। वी मैक्स आपको निकालना है तो उसकी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा, है ना। बी, है ना, अभी हमने निकाला था कि मैक्सिमम वी मैक्स के दौरान स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा, डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा 2 mg अपॉन के, ये आ जाएगा, है ना। यहां से आप निकाल सकते हैं इसको। तो आप देखो, जब इतना एक्सटेंशन हो जाएगा तो स्प्रिंग की फोर्स, है ना, कितनी, स्प्रिंग फोर्स कितनी बढ़ जाएगी, हाफ के डेल्टा एक्स स्क्वायर, है ना। यहां पे डेल्टा एक्स की ये वाली वैल्यू पुट अप हो जाएगी, ठीक है। और ब्लॉक ए की एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, ब्लॉक ए की पोटेंशियल एनर्जी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ब्लॉक ए की स्पीड भी ब्लॉक बी के जितनी होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, है ना। ब्लॉक ए की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ उसका ए का मास और उसकी जो स्पीड, मैक्सिमम जो स्पीड आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों की बराबर होगी, ठीक है ना। तो ब्लॉक ए के अंदर इतनी एनर्जी चेंज हो गई, उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी उसके अंदर आ जाएगी। ब्लॉक बी के अंदर क्या होगा कि ब्लॉक बी के अंदर देखो, ब्लॉक बी की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, एम ए बी, और उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, वी मैक्स, है ना। तो ब्लॉक बी की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन क्योंकि वो ड्रॉप हो गया इतनी हाइट से, है ना, स्प्रिंग जितनी खिंचती है ब्लॉक भी उतना ही नीचे चला जाता है, और उतना ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। तो ब्लॉक बी की काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी माइनस कम हो जाएगी, यानी माइनस ब्लॉक बी का मास 2 mb, नहीं, ब्लॉक बी का मास 2 mb g, और कितनी हाइट ड्रॉप हो गई, ये जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतना ब्लॉक बी नीचे आ गया, है ना। इस पूरी चीज को आप जीरो के बराबर रख दोगे, और यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स की ये वैल्यू डालनी पड़ेगी, और फिर वहाँ से वी एम यानी मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से आ जाएगी। ये मैं इसलिए इसको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि जेई लेवल का है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन है। आपको ये लग वैसे ज़्यादा रहा है, लेकिन इतना है नहीं इसमें। जब आप इसको इसमें डालोगे ना तो ये सिंप्लीफाई होके आंसर आ जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी ये जेई लेवल का है तो इसको हम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई आप करना चाहोगे तो इस इक्वेशन को बना करके आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो फाइनली हम इस पूरे सिस्टम की जो पूरी फिजिक्स है उसको एक बार और देख लेते हैं। फाइनली उसको देख लेते हैं, काम हो जाएगा, ठीक है। आप देखो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन है ना, यहां से समझते हैं इस चीज को। स्प्रिंग का एक्सटेंशन सपोज कीजिए यहां इनिशियली 0 है ना, और स्प्रिंग के अंदर मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आया, हमने उसकी वैल्यू निकाली थी कि एक्स एम की वैल्यू कितनी निकाली थी मैक्सिमम एक्सटेंशन की, 4 mg अपॉन के, ये निकाली थी, है ना। और जब मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो भी आप निकाल सकते हो। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इस पॉइंट पे, ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन आ रहा है, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के डेल्टा एक्स, है ना। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, तो आप देखो के इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू ये डाल देते हैं 4 mg बाई के। के से के कैंसिल हो गया तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू हो गई 4 mg। यानी इस पॉइंट पे
जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है स्प्रिंग का, यहां पे स्प्रिंग की फोर्स इधर आपको खींच रही है 4 mg से, सिस्टम को 4 mg से खींच रही है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स कितनी है 2 mg। आपने देखा स्प्रिंग की फोर्स कितनी ज्यादा हो गई है, ग्रेविटी से डबल हो गई है ना। ग्रेविटी की फोर्स तो फिक्स रहेगी, लेकिन उससे डबल हो गई है स्प्रिंग की फोर्स, ठीक है ना। ठीक है, अब आप देखो यहां पे हमने देखा था कि जो ब्लॉक बी है उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। ब्लॉक बी नीचे आते आते वहां पे रुक जाता है, एक मोमेंट के लिए रुक जाता है ना। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वो वहां पे रुका रहेगा, नहीं रुका रहेगा, है ना। उसकी स्पीड 0 हुई है, लेकिन सिर्फ एक मोमेंट के लिए, सिर्फ एक पल भर के लिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो नेट फोर्स है वो इस तरफ लग रही है, स्प्रिंग फोर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि वो आगे की तरफ खींचेगी सिस्टम को। तो ब्लॉक बी जैसे ही नीचे जाएगा, जितना जो मैक्सिमम नीचे चला जाएगा, वो फिर से ऊपर आ जाएगा। ऊपर कौन लेके आ रहा है उसको, ये जो नेट फोर्स यहाँ से आ रही है स्प्रिंग फोर्स की वजह से, ठीक है ना। यानी आपने देखा कि ब्लॉक बी की स्पीड तो 0 हो गई, लेकिन उसके अंदर एक्सेलरेशन है, लेकिन उसका एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, यानी वो वापस ऊपर उठने लग जाएगा। स्प्रिंग की फोर्स इतनी ताकतवर हो गई है कि वो उसको ऊपर खींच लेगी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ब्लॉक बी ऊपर आता जाएगा तो स्प्रिंग का एक्सटेंशन कम होता जाएगा और स्प्रिंग फोर्स की ताकत कम होती जाएगी, और धीरे धीरे, है ना, जो यहां पहुंचते पहुंचते स्प्रिंग फोर्स की ताकत कम होती जा रही है ना। तो आप देखो ये जो ब्लॉक बी है इसकी स्पीड, है ना, स्पीड अभी तो कम है, और एक्सेलरेशन की वजह से ये इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, है ना। तो स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाती है, ब्लॉक बी की स्पीड मैक्सिमम हो जाती है, वी मैक्स हो जाती है। आप देखो स्पीड पहले 0 थी और एक्सेलरेशन इधर है, तो स्पीड बढ़ते बढ़ते यहाँ पे मैक्सिमम हो गई, है ना। और, है ना, ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा कि जो स्प्रिंग फोर्स है उसकी ताकत बराबर हो जाती है इसके ग्रेविटी की, यानी स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटी फोर्स दोनों बराबर हो गई, है ना। यानी नेट फोर्स कितनी हो गई, नेट फोर्स 0 है यहाँ पे, यानी एक्सेलरेशन इस वक्त कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। ओके, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, यहां पे समझने वाली बात क्या थी कि ब्लॉक बी की स्पीड 0 हो गई, लेकिन वो यहां पे रुकेगा नहीं, क्योंकि फोर्स आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, वो उसको आगे ले जाएगा। अब क्या हुआ कि स्पीड 0 थी, एक्सेलरेशन था, तो उसकी वजह से स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गई, है ना। अब क्या हो रहा है कि फोर्स तो बैलेंस हो गई, यहां पे देखो क्या हो रहा है, फोर्स तो बैलेंस हो गई, लेकिन क्या वो यहां पे रुकेगा, नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके अंदर ये स्पीड आ गई, है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीड आ गई, तो अब वो यहाँ नहीं रुकेगा। फोर्स बैलेंस हो गई, लेकिन फिर भी वो रुकेगा नहीं, है ना। तो अब ये और आगे जाएगा, है ना। अब जाते जाते क्या होगा, आप देखो कि स्प्रिंग की फोर्स कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि उसका एक्सटेंशन कम होता जा रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कम होती चली जाएगी, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स तो अभी भी रहेगी, वो तो ज़्यादा रहेगी ना। यानी इस जर्नी के दौरान उस पर एक्सेलरेशन तो लगेगा इधर ग्रेविटी की वजह से, और इसकी स्पीड होगी इधर, ठीक है ना। ये मैक्सिमम स्पीड थी और स्पीड कम होते होते, है ना, आप देखो यहां पे ये पहुंच जाएगा इस तरीके से, और यहां पे क्या होगा, क्योंकि स्प्रिंग का एक्सटेंशन बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो स्प्रिंग की फोर्स 0 हो जाएगी और ग्रेविटी की फोर्स 2 mg है ना। और यहाँ पे आते आते ये जो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि जो स्पीड के अपोजिट एक्सेलरेशन लग रहा है ना, ग्रेविटी नेट फोर्स इधर लगेगी, तो ये स्पीड धीरे धीरे खत्म होते होते यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन क्या वो यहाँ पे रुकेगा, नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा, स्पीड 0 हो गई, लेकिन फिर भी यहाँ नहीं रुकेगा, क्योंकि ग्रेविटी की फोर्स इसको वापस नीचे की तरफ खींच लेगी, है ना। तो आपने देखा ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहा है, तो वो ब्लॉक कहीं पे भी रुक नहीं रहा है और
ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है ना। ओके, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि पेंडुलम के अंदर होता है। पेंडुलम के अंदर भी क्या होता है कि, है ना, ये जो धागा है इसके अंदर जो टेंशन है और इस ब्लॉक के अंदर जो mg फोर्स लग रही है ना, इस कंडीशन में टेंशन mg के बराबर है, लेकिन वो जो ब्लॉक है, जो बॉल है, वो यहाँ पे रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? क्योंकि उसकी स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम होती है। फोर्स तो बैलेंस हो गई, एक्सेलरेशन तो जीरो है यहाँ पे, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है, तो एक्सेलरेशन तो जीरो है, लेकिन स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ पे रुकेगा नहीं। और ये इस तरीके से ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्पीड तो जीरो हो जाती है, लेकिन वो यहाँ पे रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि जो नेट जो फोर्स है ना, जो mg का ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये कंपोनेंट तो इससे टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये इसको फिर से इधर खींच लेगा नीचे की तरफ। तो यानी स्पीड तो जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो फिर से इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, है ना। तो आपकी बार फिर स्पीड बढ़ जाएगी, फिर उधर की तरफ चला जाएगा, है ना। अब की बार यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे स्पीड जीरो हो जाएगी, लेकिन फिर से इस तरफ फोर्स इसको वापस खींच लेगी इधर, यहाँ पे एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, और इसी तरीके से वो इस ब्लॉक के अंदर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है ना। इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ से करना काफ़ी एक चैलेंजिंग टास्क रहती है, ठीक है। ओके, तो है ना, वीडियो काफ़ी लंबी है, लेकिन ये कंसेप्ट डेवलप करने के लिए, है ना, जितना डिटेल से हम अपनी तैयारी के दौरान सीखते हैं उतना ही कम टाइम लगेगा आपको। जितना ज़्यादा अभी हर डिटेल के बारे में सीखोगे, जितना पूरी फिजिक्स को समझ लोगे एक बार, तो फिर वो आपको दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। पूरी फिजिक्स इंट्यूटिव बन जाएगी। एक बार जब वो पूरा इंट्यूटिव बन जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा काम करना, ठीक है। एक बार टाइम लगता है, लेकिन बाद में फिर जब समझ में आ जाता है तो फिर कभी दिक्कत नहीं आती, है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।